वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 281 ये थे कौन? उनकी बात सुनकर पल्लवी जी ने कुछ भी नहीं कहा। सबकी नजरें हेमंत जी पर ही थी जो अवनी के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मानिक अपनी गहरी नजरों से उन्हें ही देखे जा रहा था और यह बात हेमंत जी भी काफी अच्छी तरीके से नोटिस कर पा रहे थे। अवनी ने अपने सामने खड़े उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा जो बुजुर्ग होकर भी बुजुर्ग नहीं लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह उसे इस तरह से क्यों देख रहे थे। अवनी को काफी अजीब भी लग रहा था क्योंकि परिवार की बाकी सदस्य भी उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मम्मी यह कौन है? काजू ने अवनी के हाथ को खींचते हुए हेमंत जी की तरफ देखते हुए कहा। काजू की आवाज सुन हेमंत जी ने भी काजू की तरफ देखा। उन्होंने जैसे ही काजू के मुंह से अवनी के लिए मम्मी सुना वह खुद भी शॉक हो गए। क्या ये तुम्हारी बेटी है? हेमंत जी ने अवनी से पूछा तो अवनी ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिल दी, जिसे देख उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। हेमंत जी ने काजू की तरफ देखा और उसके सामने अपनी बाहें फैलती हुई कहा, आओ। काजू ने अपनी मम्मी की तरफ देखा जैसे वह परमिशन ले रही हो। अवनी ने कुछ सोचकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हेमंत जी ने काजू को अपनी गोद में लिया और फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काजू है अंकल, काजू ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, जिसे सुनकर हेमंत जी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। काजू बहुत प्यारी थी, मैं अंकल नहीं आपका दोस्त हूँ, हेमंत जी ने काजू के गालों को खींचते हुए कहा। अवनी अभी भी कंफ्यूज थी, आखिर यह आदमी था कौन? वही मानिक भी हेमंत जी को देखे जा रहा था। उसने परिवार के बाकी सदस्यों का रिएक्शन भी नोटिस कर लिया था। कुछ तो था जो वह सब लोग छुपा रहे थे। मुझे देखकर सबका मुंह क्यों उतर गया? हेमंत जी ने कहा। उनकी बात सुन अपूर्व जी ने वहां जाकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इतने सालों बाद वापस देखकर हम सब बहुत खुश हैं, पर लगता तो नहीं है, हेमंत जी ने कहा और उनकी नजरें मानिक पर आकर रुक गई। हर इंसान की अलग सोच होती है, मानिक ने उनसे कहा और फिर काजू को उनकी गोद से लेते हुए कहा, प्रिंसेस पापा के पास आओ। काजू मानिक की गोद में आ गई। मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ा और फिर उन दोनों के साथ ही हेमंत जी के सामने से डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। हेमंत जितनी गहरी नजरों से मानिक को देखने लगे, उनके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। वो कुछ कहते इससे पहले ही भूषण बजाज ने उन्हें रोकते हुए कहा, हेमंत इतने सालों बाद घर आए हो, हमारे साथ बैठकर डिनर नहीं करोगे? जरूर करूंगा, अब तो वैसे भी यही रहना है, आना जाना लगा ही रहेगा, आखिर मेरा सब कुछ इस घर में ही तो है, हेमंत जी ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बातों के पीछे का मतलब वहां सब समझ रहे थे, सिवाय अवनी के। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए हेमंत जी ने अवनी से सवाल किया, बेटा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? उनका सवाल सुन अवनी ने उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फैमिली में मेरी मॉम थी पर वह भी दुनिया में नहीं रही, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी मानिक ने अवनी के हाथों को अपने हाथ में लिए कहा, मैं हूं। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखा। वही हेमंत जी ने गुस्से में मानिक को। वह मानिक से काफी चिढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। तुम्हें नहीं पता जब दो लोग बात करें तो आपस में बोलना नहीं चाहिए, हेमंत जी ने मानिक को डांटते हुए कहा। उनकी बात सुन मानिक ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? हेमंत जी गुस्से में मानिक को घूरने लगे। मानिक भी अपनी नजरें उनके ऊपर से हटा नहीं रहा था। वहां का माहौल गर्म होते देखकर पल्लवी जी ने बीच में हेमंत जी से कहा, अंकल हमें पता नहीं था आप आने वाले हैं, वरना आपकी पसंद का ही खाना बनाते। उसकी कोई जरूरत नहीं है पल्लवी बेटा, पर तुम्हें अपने इस बदतमीज बेटे पर ध्यान देने की जरूरत है जिसे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं पता, हेमंत जी ने कहा। अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगी तो यह आपकी प्रॉब्लम है, मानिक ने एरोगेंटली कहा। उसकी बात सुन हेमंत जी की मुठिया गुस्से में कस गई। वह कुछ कहते इससे पहले ही भूषण बजाज ने मानिक को डांटते हुए कहा, मानिक ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? आपको मुझे नहीं इन्हें रोकने की जरूरत है, मानिक ने कहा और अपनी चेयर से खड़ा होकर वहां से चला गया। हेमंत जी गुस्से में उबले हुए मानिक को जाती देखते रह गए। मैं जाकर देखती हूँ, अवनी ने चेयर से खड़ी होकर कहा और फिर वह भी मानिक के पीछे पीछे चली गई। उसे भी आज कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वहां चल क्या रहा था, मानिक इतने गुस्से में क्यों था
और हेमंत जी भी मानिक से इस तरह बात क्यों कर रहे थे? तुम मानिक की बातों का बुरा मत मानना, वो नहीं जानता तुम कौन हो, भूषण बजाज ने कहा। हेमंत जी ने अपनी चेयर से खड़े हो उनसे कड़क आवाज में कहा, उसके लिए अच्छा होगा वो जान ले मैं कौन हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ पर याद रहे अब मैं यही हूँ। ये कहते हुए वो बजाज मेंशन से चले गए। वहां सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी। मानिक का तो समझ आता है ये हेमंत को क्या हो गया है, अपूर्वा जी ने कहा। उनकी बात सुन भूषण बजाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह बहुत जिद्दी है, तुम तो उसे जानती ही हो। आज पहले दिन ही मानिक और उसके बीच बहस हो गई, पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हेमंत अंकल मानिक अवनी को अलग करने की कोशिश ना करे, पल्लवी जी ने घबराते हुए कहा। उनकी बात सुन मेहर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो हम सब है ना। हाँ पर भाभी खून ज्यादा गहरा होता है, पल्लवी जी ने अपनी परेशानी जताते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। दूसरी तरफ अवनी जब रूम में आई तो उसकी नजर मानिक पर गई, जो बालकनी में खड़ा था। अवनी मुस्कुराते हुए मानिक के पास गई और उसने पीछे से मानिक को गले लगाते हुए कहा, इतना गुस्सा होने की वजह जान सकती हूँ पतिदेव। अवनी के लगते ही मानिक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अवनी के हाथों को पकड़ उसे अपने सामने किया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा तो फिर ऐसे ही तुम्हारी बॉडी से धुआं निकल रहा है, अवनी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, मानिक ने अपनी आंखें छोटी कर अवनी को घेर कर कहा और उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखा और फिर कहा, गुस्से में तुम और भी प्यारे लगते हो, तो चलो क्यों ना प्यार करें, मानिक ने अवनी को आंख मारते हुए कहा। उसकी बात सुन अवनी ने उसे खुद से दूर कर घूरते हुए कहा, दुनिया में और भी बहुत कुछ है करने को, पर मुझे सिर्फ वही करना है, मानिक ने बेशर्मी से कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। यह आदमी एक बच्चे का बाप होने के बावजूद भी इतना बेशर्म कैसे हो सकता था। मानिक ने अवनी को अपने करीब करते हुए कहा, अभी तो 5 साल की कमी भी पूरी करनी है क्या, अवनी ने हैरानी में कहा। इस आदमी के दिमाग में चल जा रहा था 5 साल की कमी पूरी करनी है, इसका मतलब क्या था। अवनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। तभी उसकी नजर हेमंत पर गई जो बजाज मेंशन से बाहर जा रहे थे। उनकी तरफ देखते हुए अवनी ने मानिक से पूछा, ये थे कौन। मानिक ने अवनी की नजरों का पीछा किया। हेमंत जी को देखते ही मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशन से एक बार फिर बदल गए। पता नहीं, मानिक ने कहा। अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखा। वह मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं पा रही थी। हर हर महादेव दिल 282 उनकी बात सुनकर पल्लवी जी ने कुछ भी नहीं कहा। सबकी नजरें हेमंत जी पर ही थी जो अवनी के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मानिक अपनी गहरी नजरों से उन्हें ही देखे जा रहा था और यह बात हेमंत जी भी काफी अच्छी तरीके से नोटिस कर पा रही थी। अवनी ने अपने सामने खड़ी उससे बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा जो बुजुर्ग होकर भी बुजुर्ग नहीं लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह उसे इस तरह से क्यों देख रहे थे। अवनी को काफी अजीब भी लग रहा था क्योंकि परिवार की बाकी सदस्य भी उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मम्मी यह कौन है, काजू नहीं, अवनी के हाथ को खींचते हुए हेमंत जी की तरफ देखते हुए कहा। काजू की आवाज सुन हेमंत जी ने भी काजू की तरफ देखा। उन्होंने जैसे ही काजू के मुंह से अवनी के लिए मम्मी सुना वह खुद भी शॉक हो गई। क्या ये तुम्हारी बेटी है, हेमंत जी ने अवनी से पूछा तो अवनी ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिल दी जिसे देख उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। हेमंत जी ने काजू की तरफ देखा और उसके सामने अपनी बाहें फैलती हुई कहा, आओ। काजू ने अपनी मम्मी की तरफ देखा जैसे वह परमिशन ले रही हो। अवनी ने कुछ सोचकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हेमंत जी ने काजू को अपनी गोद में लिया और फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम काजू है अंकल, काजू ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा जिसे सुनकर हेमंत जी की होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। काजू बहुत प्यारी थी। मैं अंकल नहीं आपका दोस्त हूँ, हेमंत जी ने काजू के गालों को खींचते हुए कहा। अवनी अभी भी कंफ्यूज थी, आखिर आदमी था कोई। वही मानिक भी हेमंत जी को देखे जा रहा था। उसने परिवार के बाकी सदस्यों का रिएक्शन भी नोटिस कर लिया था। कुछ तो था जो वह सब लोग छुपा रही थी। मुझे देखकर सबका मुंह क्यों उतर गया, हेमंत जी ने कहा। उनकी बात सुन अपूर्व जी ने वहां जाकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इतने सालों बाद वापस देखकर हम सब बहुत खुश हैं। पर लगता तो नहीं है, हेमंत जी ने कहा और उनकी नजरें मानिक पर आकर रुक गई। हर इंसान के अलग सोच होती है, मानिक ने उनसे कहा और फिर काजू कौन की गोद से लेटी हुई कहा, प्रिंस पापा के पास आओ।
काजू मानिक की गोद में आ गई। मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ा और फिर उन दोनों के साथ ही हेमंत जी के सामने से डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। हेमंत जितनी गहरी नजरों से मलिक को देखने लगे, उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाने लगा। वह कुछ कहते इससे पहले ही भूषण बजाज ने उन्हें रोकते हुए कहा, हेमंत इतने सालों बाद घर आए हो, हमारे साथ बैठकर डिनर नहीं करोगे? जरूर करूंगा, अब तो वैसे भी यही रहना है, आना जाना लगा ही रहेगा, आखिर मेरा सब कुछ इस घर में ही तो है। हेमंत जी ने अग्नि की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बातों के पीछे का मतलब वहां सब समझ रही थी शिवाय अवनी। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाती हुई हेमंत जी ने अवनी से सवाल किया, बेटा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? उनका सवाल तुम अग्नि में उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फैमिली में मेरी मॉम थी, पर वह भी दुनिया में नहीं रही, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी मलिक ने अवनी के हाथों को अपने हाथ में लिए कहा, मैं हूं। अवनी ने मुस्कुराते हुए मलिक की तरफ देखा। वही हेमंत जी ने गुस्से में वह मानिक से काफी चिढ़े हुई दिखाई दे रही थी। तुम ही नहीं पता, जब दो लोग बात करें तो आपस में बोलना नहीं चाहिए, हेमंत जी ने मानिक को डांटे हुए कहा। उनकी बात सुन मानिक ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? हेमंत जी गुस्से में मनिक को घूमने लगी। मानिक भी अपनी नजरें उनके ऊपर से हटा नहीं रहा था। वहां का माहौल गर्म होते देखकर पल्लवी जी में बीच में हेमंत जी से कहा, अंकल हमें पता नहीं था आप आने वाली है, वरना आपकी पसंद का ही खाना बनाते। उसकी कोई जरूरत नहीं है पल्लवी बेटा, पर तुम्हें अपने इस बदतमीज बेटे पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं पता। हेमंत जी ने कहा, अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगी तो यह आपकी प्रॉब्लम है, मानिक ने एरोगेंटली कहा। उसकी बात सुन हेमंत जी की मुठिया गुस्से में कस गई। वह कुछ कहते इससे पहले ही भूषण बजाज ने मानिक को डांटे हुए कहा, मानिक ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? आपको मुझे नहीं, इन्हें रोकने की जरूरत है, मानिक ने कहा और अपनी चेयर से खड़ा हो वहां से चला गया। हेमंत जी गुस्से में उबली हुई मानिक को जाती देखते रह गए। मैं जाकर देखती हूँ, अवनी में चेयर से खड़ी हो कहा और फिर वह बीमारी के पीछे पीछे चली गई। उससे भी आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वहां चल क्या रहा था, मानिक इतने गुस्से में क्यों था और हेमंत जी भी मानिक से इस तरह बात क्यों कर रहे थे? तुम मानिक की बातों का बुरा मत मानना, वो नहीं जानता तुम कौन हो, भूषण बजाज ने कहा। हेमंत जी ने अपनी चेयर से खड़े हो उनसे कड़क आवाज में कहा, उसके लिए अच्छा होगा वो जान ले मैं कौन हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, पर याद रहे अब मैं यही हूँ। ये कहते हुए वो बजाज मेंशन से चले गए। वहां सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी। मानिक का तो समझ आता है ये हेमंत को क्या हो गया है, और अपूर्वा जी ने कहा, उनकी बात सुन भूषण बजाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह बहुत जिद्दी, तुम तो उसे जानती ही हो, आज पहले दिन ही मानिक और उसके बीच बहस होगी, पता नहीं आती क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं हेमंत अंकल मानिक अवनी को अलग करने की कोशिश न करे, पल्लवी जी ने घबराते हुए कहा। उनकी बात सुन मेहर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब है यहाँ पर, भाभी खून ज्यादा गहरा होता है, पल्लवी जी ने अपनी परेशानी जताते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। उनकी बात सुन भूषण बजाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह बहुत जिद्दी, तुम तो उसे जानती ही हो, आज पहले दिन ही मानिक और उसके बीच बहस होगी, पता नहीं आती क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं हेमंत अंकल मानिक अवनी को अलग करने की कोशिश न करे, पल्लवी जी ने घबराते हुए कहा। उनकी बात सुन मेहर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब है यहाँ पर, भाभी खून ज्यादा गहरा होता है, पल्लवी जी ने अपनी परेशानी जताते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। अवनी जब रूम में आए तो उसकी नजर मलिक पर गई जो बालकनी में खड़ा था। अपने मुस्कुराते हुए मानिक के पास गई और उसने पीछे से मलिक को गले लगाते हुए कहा, इतना गुस्सा होने की वजह जान सकती हूँ पतिदेव। उनकी बात सुन भूषण बजाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह बहुत जिद्दी, तुम तो उसे जानती ही हो, आज पहले दिन ही मानिक और उसके बीच बहस होगी। अवनी के लगते ही मानिक ने की होठों पर मुस्कान आ गई। उसने उन्हें के हाथों को पकड़ उसे अपने सामने किया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं हेमंत अंकल मानिक अवनी को अलग करने की। उनकी बात सुन मेहर जी ने उनके कंधे पर हाथ 283 मेंटल हॉस्पिटल। अवनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। तभी उसकी नजर हेमंत पर गई जो बजाज मेंशन से बाहर जा रहे थे। उनकी तरफ देखते हुए अवनी ने मानिक से पूछा, ये थे कौन? मानिक ने अवनी की नजरों का पीछा किया। हेमंत जी को देखते ही मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशन से एक बार फिर बदल गए। पता नहीं, मानिक ने कहा। अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखा। वह मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं पा रही थी। अवनी हेमंत जी को जाते हुए देखती रही, पर जब उसने देखा ही हेमंत जी पास वाले मेंशन में ही जा रहे हैं तो उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई।
अब उसे पूरा यकीन हो गया था, कुछ तो है जो सब लोगों को पता है पर उसे नहीं। दूसरी तरफ हेमंत जी गुस्से में उबलते हुए अपने मेंशन में वापस आए। एसआर जो वही हॉल में बैठा था, उसकी नजर जैसे ही हेमंत जी पर पड़ी वह सोफे पर से खड़ा हो गया। उनके गुस्से भरे चेहरे को देखते हुए एसआर ने उनसे पूछा, क्या हुआ दादाजी? उस कल के हुए लड़के की इतनी हिम्मत कि वह मुझसे बहस करेगा, मैं उसे अपनी पोती की जिंदगी से निकाल दूंगा। हेमंत जी ने गुस्से में कहा। उनकी बात सुन एसआर समझ गया वह मानिक की बात कर रहे हैं। पर हुआ क्या है, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? क्या मानिक ने आपसे कुछ कहा? एसआर ने पूछा। हेमंत जी ने गुस्से में उनकी तरफ देख कहा, मुझे जल्द से जल्द मेरी पोती मेरे पास चाहिए, कैसे भी कर। ये कहने के बाद वह सीधे अपने कमरे की तरफ चले गए। एसआर वहां शांत खड़ा रहा। वह जानता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब कुछ भी शांति से नहीं होगा। मानिक ने उसके दादाजी को गुस्सा दिलाकर बिल्कुल भी सही नहीं किया। वह जानता नहीं था हेमंत रेड्डी कौन थे। एसआर अवनी मानिक को अलग नहीं करना चाहता था क्योंकि अवनी मानिक से प्यार करती थी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में मिसेज भारद्वाज जिज्ञासा की फोटो को देखकर रो रही थी। तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख कहा, आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं जिज्ञासा का बदला मानिक बजाज और अवनी रेड्डी से लेकर रहूंगा। उनकी बात सुनकर मिसेज भारद्वाज ने उस लड़के की तरफ देखा और डरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपनी बेटी को तो खो दिया है, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। पता नहीं उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। 5 साल हो गए हैं, उसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली। मैं जिज्ञासा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वह जल्दी हमें मिल जाएगी, उस लड़के ने कहा और मिसेज भारद्वाज को अपनी गले लगा लिया। मिसेज भारद्वाज उसके गले लग रोने लगी। 5 साल हो गए थे उन्हें अपनी बेटी जिज्ञासा को देखे हुए। उन लोगों ने जिज्ञासा को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने अपनी सारी पावर लगा दी थी, फिर भी उन्हें जिज्ञासा की कोई खबर नहीं मिली। वह जानते ये सब कुछ मानिक का किया धरा है। उस लड़के की आंखों में नफरत और गुस्सा था। दूसरी तरफ त्राही इस वक्त एक आदमी के सामने खड़ी थी। वह आदमी त्राही ही को ही देखे जा रहा था। तो तुम वीर रानावत की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती क्या? मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? उस आदमी ने त्राही से पूछा। सर, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है, त्राही ने कहा। त्राही बिल्कुल स्टेट पोजीशन में अपने हाथों को पीछे बांधे खड़ी थी। उसे आदमी ने त्राही की तरफ देख कहा, काम के वक्त पर्सनल नहीं होता, यह मिशन तुम्हें ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस मिशन को नहीं छोड़ कर सकती। त्राही ने हैरानी में उस आदमी की तरफ देखा और कहा, पर सर, पहला मिशन है जो मैं छोड़ना कर रही चाहती हूँ, आप ऐसे मुझे फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, पर मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रहा हूँ यह मिशन छोड़ने की। तुम्हें ही वीर रानावत के बारे में पता करना होगा, तुमसे बेहतर तरीके से यह काम कोई और नहीं कर सकता। फाइल तुम्हारे डेस्क पर तुम्हें मिल जाएगी। ये कहने के बाद वह आदमी फिर से अपना काम करने लगा। त्राही पूरी तरह से हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वह आदमी उसकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है। त्राही ने उन्हें सैल्यूट किया और फिर उनके कैबिन से बाहर आ गई। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? एक तो पहले से उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला और अब वीर रानावत। त्राही ने अपनी आंखें बंद किया, खुद से ही कहा वह यह मिशन नहीं करना चाहती थी, पर उसे ना चाहते हुए भी यह मिशन करना पड़ेगा। त्राही ने एक गहरी सांस ली। दूसरी तरफ एक मेंटल हॉस्पिटल में इस वक्त अस्पताल के सारे पेशेंट को उनके रूम में बंद कर दिया गया था, क्योंकि कौन कब कितना खतरनाक हो जाए ये कोई नहीं जानता था। वहां सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ और कुछ काम करने वाले लोग ही घूम रहे थे। मेंटल हॉस्पिटल में काम करना अपनी जान खतरे में डालने से काम नहीं था, क्योंकि वह लोग पूरे दिन पागलों के बीच रहते थे जिन्हें कुछ भी खबर नहीं रहती थी। एक लड़की हॉस्पिटल के गार्डन के कोने में शांति से बैठी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह सदमे में है। वह लड़की जब से वहां पर आई थी उसकी हालत देखकर हर कोई हैरानी था। डियर रीडर्स, मैं भी रिपीट चैप्टर नहीं देना चाहती थी, बट कोई और ऑप्शन नहीं था। तबीयत खराब होने की वजह से मैं चैप्टर लिख नहीं पाए और डेज में मिस नहीं कर सकती थी। अभी 284 रेड्डी फैमिली की वंशज। दूसरी तरफ एक मेंटल हॉस्पिटल में इस वक्त अस्पताल के सारे पेशेंट को उनके रूम में बंद कर दिया गया था, क्योंकि कौन कब कितना खतरनाक हो जाए ये कोई नहीं जानता था। वहां सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ और कुछ काम करने वाले लोग ही घूम रहे थे। मेंटल हॉस्पिटल में काम करना अपनी जान खतरे में डालने से कम नहीं था, क्योंकि वह लोग पूरे दिन पागलों के बीच रहना पड़ता था जिन्हें कुछ भी होश नहीं रहता था। एक लड़की हॉस्पिटल के गार्डन के कोने में शांति से बैठी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह सदमे में है। वह लड़की जब से वहां पर आई थी उसकी हालत देखकर हर कोई हैरानी था। नहीं राहील, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की के लिए तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तुम भी मुझसे प्यार करते हो।
तुमने जरूर यह सब कुछ उसे दिखाने के लिए किया होगा। तुम मुझे लेने आओगे। वह लड़की खुद में ही बड़बड़ा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं दीपा थी, जिसे राहील ने ही यहाँ पर छोड़ा था। राहील के आदमियों ने दीप को रात में उसके रूम से उठाया और फिर इस मेंटल हॉस्पिटल मिलकर छोड़ दिया था। दीपा को यहाँ से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी, न ही वह किसी की मदद ले पा रही थी। ये सब कुछ राहील ने उससे बदला लेने के लिए किया था। जो कुछ भी उसने नीति के साथ किया, उसके बदले उसने दीपा को ये सजा दी थी। वह कैसे भूल सकता था दीपा के कारण वह 5 साल तक नीति के लिए कितना तड़पाया था, और दीपा की वजह से ही नीति को राहील से दूर जाना पड़ा। राहील को पता चल चुका था 5 साल पहले, जब राहील नीति को अपने प्यार का एहसास दिलाने में लगा था। उसी वक्त दीपा और उसकी सो कॉल्ड बुआ लता दोनों ही नीति की जिंदगी में परेशानियां खड़ी करने में लगी हुई थी। वह रोज उसकी जिंदगी कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी करती, पर नीति ने हार मानी। यहाँ तक कि दीपा ने नीति को कुछ लड़कों से परेशान तक करवाया ताकि नीति डर जाए और राहील से दूर हो जाए। अगर उस दिन नीति वक्त पर उन लड़कों से खुद को नहीं बचाती तो वह लड़के नीति के साथ कुछ गलत करने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। नीति को धमकी भरे नोट भेजना, उसे डराना धमकाना, ये सब कुछ उन लोगों ने नीति के साथ किया था। और आखिर में दीपा लता दोनों ही नीति मिलने गए और उसे राहील से दूर जाने की वार्निंग दी। नीति राहील से प्यार तो करती थी, पर उसे राहील को ये सब कुछ बताने में डर भी लग रहा था, क्योंकि उस वक्त वह राहील को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती थी। राहील उसकी बातों पर विश्वास करता या नहीं उसे नहीं पता था, क्योंकि लता ने उसकी कुछ फोटोज अपने कुछ आदमियों के साथ भी निकलवा ली थी। उन सब की वजह से नीति डिप्रेशन में रहने लगी थी। वह पूरे स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहती। आखिर में नीति ने लता दीपा की बात मान राहील को छोड़ने का फैसला किया और वहां से राजस्थान आ गई, जबकि वह कभी राहील को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। जब राहील को ये सब पता चला तब उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, नीति को जो कुछ भी सहना पड़ा था उन सब का बदला दीपा और अपनी बुआ से लेकर रहेगा। इसीलिए राहील ने दीपा को पागल खाने पागलों के बीच दिया। राहील इतनी आसानी से दीपा को यहाँ से निकलने नहीं देने वाला था, और अगर दीपा यहाँ से बाहर आ भी जाती तब भी उसकी जिंदगी नरक बना देगा। प्रेजेंट टाइम। दीपा जोर जोर से राहील राहील चिल्लाने लगी। वहां कोई भी उसकी चीखें सुनने के लिए नहीं था। 2 दिनों से दीपा ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ हाइजीनिक खाना खाना ही पसंद था, जो यहाँ दूर दूर तक उसे नहीं मिलने वाला था। वही एक अंधेरे कोने में एक काली परछाई खड़ी दीपा को देख रही थी। दीपा की तरफ देखते हुए उस परछाई की होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से ही कहा कि वह मदद करेगी मेरी मानिक और अवनी को खत्म करने में। कुछ पल बाद वह परछाई वहां से गायब हो गई। हेमंत जी इस वक्त एक रूम के अंदर खड़े थे, जहां एक औरत और आदमी की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी थी, जिसमें वह दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। उस तस्वीर को देखते हुए हेमंत जी ने अपनी नम आंखों से कहा, मैं तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। वह मेरी पोती है, रेड्डी परिवार की वंशज, हमारी प्रिंसेस। वह बिल्कुल तुम दोनों के जैसे ही है, बहू की जैसे खूबसूरत और तुम्हारी जैसे शांत और खतरनाक। आज मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वह भी इतने सालों बाद। पर बहुत जल्दी में मेरी पोती को यहाँ लेकर आ जाऊंगा। उसके अपने घर, फिर कोई मुझे मेरी पोती से दूर नहीं कर पाएगा। हेमंत रेड्डी जब अपना कोई सामान किसी के घर नहीं छोड़ता, तो मैं अपनी सबसे प्यारी पोती को उस बदतमीज लड़के के पास कैसे छोड़ दूं? अभी अवनी की असली जगह यहाँ है, उसे अपने परिवार के पास वापस आना ही होगा। अब तक मैं सिर्फ बहू से किए गए वादे की वजह से अवनी से दूर था, पर अब नहीं। ये कहते हुए हेमंत जी के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। दूसरी तरफ आयशा के घर पर आयशा हॉल में बैठी किसी गहरी सोच में थी। उसके दिमाग में व्योम की बातें चल रही थी, जो कुछ देर पहले व्योम ने उससे कही थी। व्योम ने उसे 5 साल पहले ही शादी के लिए सबके सामने प्रपोज कर दिया था और उसने भी हाँ कर दी थी, पर फिर अवनी मानिक के अलग होने की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। इन कुछ सालों में आयशा और व्योम के बीच भी कुछ फासले आ गए थे, जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। व्योम तो हमेशा आयशा के साथ रहता, उसका प्यार ना आयशा के लिए कम हुआ था ना कभी होने वाला था। वह आयशा ही थी जो व्योम से दूर रहने लगी थी। उसने व्योम को एक ऐसी गलती की सजा सुना दी थी, जिसका व्योम हकदार भी नहीं था। आयशा को जब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसने आज व्योम से शादी करने के लिए कहा। तब व्योम का जवाब सुनकर आयशा हैरान रह गई। आयशा के सामने व्योम का चेहरा आ गया, जिसने मुस्कुराते हुए उससे कहा था, मैं जानता हूं ऐसा तुम ये सब क्यों कह रही हो, पर मैं चाहता हूं
तुम थोड़ा और वक्त वो, अगर तुम शादी करना भी नहीं चाहती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे रहने को तैयार हूँ। मेरे लिए शादी या कोई रिश्ता मैटर नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती है आयशा। आयशा खुद व्योम की बात सुनकर हैरान थी। वह इंसान आज फिर उसके बारे में कितना सोच रहा था। क्या प्यार में लोग इतने पागल हो जाते हैं? आयशा को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। आई एम सॉरी व्योम, मैं हमारे बीच सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगी। वह ये सब मेरी वजह से हुआ है तो इसे सही भी मैं ही करूंगी। आयशा ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। वह अब व्योम और अपने बीच की दूरियां खत्म करना चाहती थी। उससे और नहीं रहा जा रहा था। वह जल्द से जल्द व्योम की पूरी तरह से होना चाहती थी। हेलो मेरे प्यारे रीडर्स, मुझे आप सब से एक सवाल पूछना 285 अनजान लड़की। आयशा खुद व्योम की बात सुनकर हैरान थी। वह इंसान आज फिर उसके बारे में कितना सोच रहा था। क्या प्यार में लोग इतने पागल हो जाते हैं? आयशा को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। आई एम सॉरी व्योम, मैं हमारे बीच सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगी। वह ये सब मेरी वजह से हुआ है तो इसे सही भी मैं ही करूंगी। आयशा ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। वह अब व्योम और अपने बीच की दूरियां खत्म करना चाहती थी। उससे और नहीं रहा जा रहा था। वह जल्द से जल्द व्योम की पूरी तरह से होना चाहती थी। बाली, इंडोनेशिया। राहिल नीति को अपनी कोर्ट में लिए प्राइवेट जेट से बाहर आया। नीति अभी भी सो रही थी। उसके इतनी सोने की वजह से राहिल तो हैरान था। क्या ये लड़की यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए आई थी? प्राइवेट जेट से उतरने के बाद ही नीति की आंखें खुलने लगी। नीति ने अपनी पूरी आंखें खोली और अपने आसपास देखा तो वह कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह लोग कहां पर है। उसने अपना चेहरा ऊपर कर राहिल की तरफ देखा और नींद भरी आंखों से कहा, हम कहां हैं? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। राहिल ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा। जब वह लोग एयरपोर्ट के वीआईपी एरिया से बाहर आ रहे थे तब जाकर नीति को पता चला वह लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर है। एयरपोर्ट के बाहर ही कुछ कार्स मौजूद थी। राहिल नीति को अपनी गोद में लिए कार में बैठ गया और वह कार बाली की सड़कों पर दौड़ने लग। नीति एक्साइटमेंट में चारों तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस वक्त कहां पर है। नीति एक्साइटमेंट देखकर राहिल की होठों पर मुस्कान आ गई। बाली में इस वक्त सुबह का वक्त था। सिर्फ कुछ और देर बेबी, फिर तो हम अपना काम शुरू करेंगे। राहिल ने नीति की तरफ देखते हुए डेविल मुस्कान के साथ कहा। नीति राहिल की बात का मतलब समझ नहीं पाई। कंफ्यूजन में राहिल की तरफ देखने लगी पर रागिनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ एक पुराने विला में एक आदमी एक रूम के अंदर खड़ा था, जहां एक लड़की की बहुत सारी तस्वीर थी। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। हर एक तस्वीर में वह लड़की मुस्कुराए जा रही थी। वह आदमी एक तक उस लड़की के चेहरे को ही देखे जा रहा था। वहां रखी रेडियो में पुराना गाना भी बज रहा था, गुम है किसी के प्यार में, ये दिल सुबह शाम, जिसे सुनते हुए उसे आदमी की होठों पर मुस्कान थी। थोड़ी देर में नीति और राहिल की कार होटल के सामने आकर रुकी। राहिल कार से बाहर आया और उसने किसी जेंटलमैन की तरह नीति के लिए की साइड का दरवाजा खोला। नीति राहिल की तरफ देखते हुए कार से बाहर आई। राहिल ने नीति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। उन दोनों के पीछे पीछे ही उनके बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे। एक बहुत बड़ा होटल था, बाली का सबसे बड़ा होटल। नीति अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झुकाते हुए उस होटल को देखे जा रही थी। बोलो ने ये पूरा होटल ही अपने नीति के लिए बुक कर लिया था। वहां होटल स्टाफ के अलावा और कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। बाली के बड़े बिजनेसमैन बोलो का वेलकम खेलने के लिए वहां पर खड़े थे। बोलो और नीति को आते देख उन सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नीति ने देखा उनके सामने कुछ आदमी खड़े हैं जिनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। उन्हें देखकर नीति ने राहिल की तरफ देखा और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। नीति थोड़ा घबरा रही थी। ये बात राहिल भी समझ गया। उसने नीति की कमर पर हाथ रख उसे अपनी बेहद करीब कर लिया। जैसे ही राहुल और नितिन आदमियों के सामने, उनमें से एक आदमी ने अपने असिस्टेंट से फूलों का पुकारे रही नीति की तरफ बढ़ते हुए कहा, वेलकम मिस्टर एंड मिसेज बंसल, आप लोगों का बाली में स्वागत है। उसे आदमी की बात सुन जहां राहुल ने अपनी गर्दन हम हिलाई, वही नीति ने हैरानी में राहुल की तरफ देखा। इसका मतलब वह अभी बाली में थी, बल्कि नीति की फेवरेट जगह थी। वह हमेशा से बाली आना चाहती थी और यह बात उसने ही राहुल को बताई भी थी और उसे उम्मीद नहीं थी रॉयल उसे यही लेकर आ जाएगा। नीति के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई।
राहुल न्यू बुक के लिए और अपने असिस्टेंट को दे दिया। राहुल इतने सारे लोगों से भी बात नहीं करना चाहता था। उसने अपनी प्लेन वॉइस में कहा, मैं यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, वह पाप में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राहुल की बात सुनकर सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन, हाँ, महिला मुस्कुराते भी वहां से चली गई। वह राहुल को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। ये कितना रूड था, वो सब कितने प्यार से मारा वेलकम करने आए थे। नीति ने मुंह बनाते हुए राहिल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुमने कितने टाइम से मुझे स्वीट नहीं दिया है ना। राहिल ने नीति को आंख मार कहा। नीति राहिल को घूमने लगी। उसने तुरंत अपनी नजर फिर ली। यह आदमी क्या यहाँ पर बेशर्मी करने आया था। राहिल ने रूम का दरवाजा खोला। नीति जैसे ही रूम के अंदर आई, राहिल भी तुरंत रूम के अंदर आ गया। उसने झटके के साथ रूम का दरवाजा बंद किया और नीति को दीवार से सताते हुए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले उसे पैशनेटली पर किस करने लगा। नीति तो उसके एक्शन से हैरान थी। राहिल अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। किस करते हुए ही राहिल के हाथ नीति की बॉडी पर इधर उधर घूम रही थी। नीति भी सॉफ्टली राहिल को किस कर रही थी। अब उन दोनों की भी सब कुछ ठीक था और प्यार तो उसे राहुल से पहले से था। किस करते हुए ही राहिल ने नीति के दोनों शोल्डर पर बनी नोट को खोल दिया। इसी के साथ नीति की ड्रेस जमीन पर गिर गई। नीति ने एक वन पीस ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटनों से नीचे तक आ रही थी। वह ड्रेस शोल्डर के नोट की वजह से टिकी हुई थी। नीति राहिल के सामने सिर्फ उसकी इनवियर्स में थी। राहिल के ऐसा करने पर नीति ने तुरंत राहुल के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। राहिल जैसी नीति से दूर हुआ, नीति अपनी ड्रेस को उठाने ही वाली थी कि राहुल ने नीति का हाथ पकड़ उसे ठीक से खड़ा किया और राहिल ने नीति को गालों पर अपना हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात हमारे बीच कुछ नहीं आएगा। ये कहते हुए राहिल ने नीति को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड की तरफ लेकर जाने लगा। नीति को पसीना रहा था, उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। ऐसा क्यों था वह खुद नहीं जानती थी। राहिल ने जैसे ही नीति को बेड पर लेटाया, नीति ने ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल दिया और फिर अपनी आंखें बंद की। राहिल से कहा, आराम से वरना मुझे दर्द होगा। नीति की बात सुन राहिल के होठों बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी है बीवी बहुत क्यूट थी। राहिल तुरंत नीति के ऊपर आ गया। उसने नीति की बॉडी से वह ब्लैंकेट हटा उसके कान के करीब जाकर बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस में कहा, यह प्यार का दर्द है, जितना दर्द होगा उससे ज्यादा मजा आएगा। ये कहते हुए राहिल ने अपनी गर्म जीभ से नीति की गर्दन को लिक किया। नीति की पकड़ तुरंत ही बेड पर काश गई। राहिल नीति की पूरी बॉडी को अपनी जीभ से लिक कर रहा था और किस किए जा रहा था। किस करते हुए ही राहिल नीति के सीने के पास आकर रुका। उसने नीति की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, दीज टू आर परफेक्ट। राहिल की बात सुन नीति शर्म से पानी पानी हो गई। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसकी बॉडी से मानो धुआं निकालने लगा हो। राहिल नीति के सीने पर किस किया जा रहा था, इससे नीति के मुंह से आहें निकलने लगी थी। राहगीर ने अपने और नीति के ऊपर ब्लैंकेट डाली और वह दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। हर हर महादेव दिल, हर हर महादेव दिल।